साथियों नमस्कार। गुरु कृपा क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे मैं धर्मेंद्र फौजदार आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, रीट मुख्य परीक्षा की जो मैराथन सीरीज है, आज राजस्थान कला एवं संस्कृति को लेकर आज इस क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक मैराथन क्लास राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की रीट मेंस परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, जिसकी शुरुआत करते हैं हम आज इस सेशन में। लंबी क्लास रहेगी, रीट मेंस के लिए रहेगी मुख्य रूप से, और एक ही क्लास में आज हम कला संस्कृति को खल्लास करने वाले हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन है प्यारे साथियों, तो जुड़ जाइए सभी, क्लास को शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों तक क्लास को जरूर शेयर करें। चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। एक महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह जो आपको देखने को मिलेगा, जिसका पहला प्रश्न आपके सामने है और पहला प्रश्न है प्यारे साथियों ये, ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन की ओर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान का जल महल किसे कहा जाता है। जैसा कि साथियों आपको पता है, ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है, बार बार ये प्रश्न आता रहता है कि रेगिस्तान का जल महल, ठीक है, कि रेगिस्तान का जो जल महल कहा जाता है वो किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने है बाटाडू का कुआं बाड़मेर, महिला बाग झालरा जोधपुर, रानी जी की बावड़ी, सरना पानी की बावड़ी। तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा बाटाडू का कुआं बाड़मेर। यानी रेगिस्तान का जल महल बाटाडू का कुआं बाड़मेर को कहा जाता है। इसका अगर मैं बात करूं तो निर्माण की जब बात आती है तो प्यारे साथियों, निर्माण इसका हुआ था स्वतंत्रता के समय 1947 में, और मेहराबल गुलाब सिंह, ध्यान रखिएगा कि मेहराबल गुलाब सिंह के द्वारा इसका क्या करवाया गया था, निर्माण जो है वो करवाया गया था। पानी की कमी को पूरा करने के लिए इस कुएं का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की सीरीज में कि सूची वन, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे, कि सूची वन सूची सेकंड को सुमेलित करते हुए सही उत्तर लिखिए। एक साइड में आपको यहाँ पे सूची वन में मेले दे रखे हैं और सूची सेकंड में आपकी तिथियां दे रखी हैं। तो आपको यहाँ से प्रश्न देखना है कि कौन सा मेला किस तिथि को आयोजित होता है। तो कौन सा मेला है, किस तिथि को आयोजित होता है, तो आप एक तरफ मेला देख लीजिए, देवनारायण मेला, रामदेव जी का मेला, वीर फत्ता जी का मेला और तेजा जी का मेला। प्यारे साथियों, इधर आपकी तिथियां दे रखी हैं, तो देवनारायण जी का मेला, इनमें से आप देख लीजिए कि देवनारायण जी का मेला कब लगता है। तो देखो देवनारायण जी का मेला भाद्रपद के महीने में लगता है, सभी भाद्रपद दे रखे हैं, तो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, यानी भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देवनारायण जी का मेला लगता है। रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को लगता है। वीर फत्ता जी का जो मेला है और वीर तेजा जी का मेला शुक्ल दशमी को, और वीर फत्ता जी का मेला भाद्रपद शुक्ल नवमी को लगता है। तो आपका राइट आंसर जो यहाँ पे होगा, आप साथ में यहाँ पर देखते रहिएगा, ठीक है। वैसे क्लासेस तो आज की लाइव थी, लेकिन कुछ सर्वर डाउन होने के कारण आज यूट्यूब नहीं चल रहा था, लाइव नहीं चल रहा था यूट्यूब पे। तो यूट्यूब सर्वर डाउन होने के कारण मैं इसको रिकॉर्डेड कर रहा हूँ, क्योंकि क्लासेस के बारे में स्टूडेंट्स को बोल दिया गया था कि भाई कल हम एक मैराथन क्लास लेके आएंगे। तो इस कारण यानी ये क्लासेस जो है मैं रिकॉर्डेड करके आप तक पहुंचा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि देखो इसका राइट आंसर ए में क्या आएगा, थर्ड आएगा। तो ए में 3 आपको सीधा सीधा से यहाँ पे मिल रहा है, तो ऑप्शन 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि सुमेलित कीजिए। एक साइड में यहाँ पे आपके लोक देवता दे रखे हैं और दूसरे में बेटा जन्म स्थान दे रखे हैं, कि लोक देवता और जन्म स्थान ये आपको यहाँ पे मिले हुए हैं। इनको देखना है कि कौन से लोक देवता का जन्म स्थान कौन सा है, ठीक है। तो लोक देवता और जन्म स्थान में देखें गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी और फत्ता जी। अब गोगा जी का जो जन्म हुआ था वो ददरेबा में हुआ था, पाबू जी का जो जन्म हुआ है वो कोलूमंड गांव फलोदी में हुआ था, ठीक है। हड़बू जी और फत्ता जी, हड़बू जी का जो गांव जन्म हुआ है वो बुंडेल में, और फत्ता जी का साथू गांव जालौर में आता है, ये सांचौर में, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ तो आप देख लीजिए, एक में 2, ए में 2 आ जाएगा और 2 में 3, ए में 2 यहाँ पे आपको सीधा सीधा मिल रहा है, ए में 2 और 2 में 3। तो करेक्ट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन सेकंड, ठीक है। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। की एक साइड में आपके यहाँ पे फोक लोक देवता दे रखे हैं, दूसरी साइड में उनके वर्थ प्लेस दे रखे हैं। तो आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं कि बहुत इजी सा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। फिर आपको देखो मिलान करने वाले प्रश्न है, ज्यादातर प्रश्न ऐसे ही आपको मिलेंगे देखने के लिए, ठीक है। तो अगला जो प्रश्न है आपके सामने, अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लीजिए कि एक साइड में सूची 1 में आपके स्मारक दे रखे हैं बेटा, और सूची सेकंड में आपके प्लेस यानी कि स्थान दे रखे हैं। तो इनको आपको मिलाना है कि देखिए यहाँ पे जसवंत सिंह थड़ा। अब जसवंत सिंह थड़ा की बात जब आ रही है तो जसवंत सिंह थड़ा कहाँ पे है इनमें से, तो जसवंत सिंह थड़ा आपका जोधपुर में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए आ जाएगा।
इसके अलावा शासक पाली वालों की छतरियां, तो शासक जैसलमेर के शासक और पाली वालों की छतरियां आपको यहाँ पे आ जाएंगी। तो बी ऑप्शन इसमें आपका मिल जाएगा। 84 खम्भों की छतरी बूंदी में स्थित है, तो फतेह गुम्बद कहाँ है आपका अलवर में। तो एक ए में 4 देख लीजिए, आपको सीधा सीधा यहाँ पे अगर कहीं मिल रहा है ए में 4 आपका यहाँ पे आपको मिल रहा है, तो ये राइट आंसर आपका सीधा सीधा हो जाएगा कि जसवंत सिंह थड़ा जोधपुर में है, पाली वालों की छतरियां जैसलमेर में स्थित है, 84 खम्भों की छतरी जो है बेटा वो बूंदी में स्थित है, और फतेह गुम्बद जो है वो आपका अलवर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूं। निम्नलिखित में से किस किले का नाम सुदर्शनगढ़ भी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा गया है, कई बार आ चुका प्रश्न है कि सुदर्शनगढ़ का किला किस किले को कहा जाता है। तो सुदर्शनगढ़ किला किस किले का भी नाम है? तो नाहरगढ़, सामूद, तिमनगढ़, जयगढ़। तो प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा नाहरगढ़ के किले को। नाहरगढ़ का किला ये आपका जयपुर में है, नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर। ठीक है, और नाहरगढ़ के किले को इस सुदर्शनगढ़ किले के नाम से भी जाना जाता है। इस किले का जो निर्माण है, ध्यान रखिएगा कि नाहरगढ़ किले का जो निर्माण किया गया बेटा, इसका निर्माण जयपुर के शासक सवाई जयसिंह, ठीक है ना, कि सवाई जयसिंह के द्वारा और सवाई जयसिंह के द्वारा मराठों के आक्रमणों से बचने के लिए, ठीक है, कि मराठों के आक्रमणों से बचने के लिए इस किले का निर्माण करवाया गया था, आक्रमणों से बचने के लिए तो इस किले का निर्माण जो है वो नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो मराठों के आक्रमणों से बचने के लिए इस किले का जब प्यारे साथियों निर्माण करवाया गया था, तो यहां पर अब देखो इस किले का नाम रखा गया था सुदर्शनगढ़। ठीक है, यानी कि दिखने में भी बहुत अच्छा, पूरा जयपुर शहर दिखता है यहां से, तो जयपुर शहर के दर्शन करने के लिए इस किले का निर्माण सुदर्शनगढ़ किया गया। ठीक है, लेकिन नाहरगढ़ का किला क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो इस किले के निर्माण के समय में नाहर सिंह जी भूमिया, ठीक है, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और नाहर सिंह जी भूमिया जो है ना, ये एक ऐसे लोक देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं जिन्होंने इस किले के निर्माण में बाधाएं उत्पन्न की थी, और उसके बाद में फिर नाहर सिंह भूमिया को यज्ञ करके मनाया गया था। ठीक है, पुंडरीक रत्नाकर जो इनके यज्ञ करने के लिए आए थे, उन्होंने यज्ञ करके इस नाहर सिंह भूमिया को यहाँ से बाहर निकाला था, क्योंकि इस पहाड़ी पर नाहर सिंह भूमिया की आत्मा रहा करती थी, तो उस आत्मा को मनाया था और इसको फिर छोड़ के जाने के लिए तैयार किया गया था, और उसके बाद बेटा ये किला बना था सुदर्शनगढ़ का किला। इसके नाम पर नाहरगढ़, नाहर सिंह के नाम पे इस किले का नाम नाहरगढ़ का किला भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करता हूं आगे, कि निम्न में से किस किले के बारे में कहा गया है कि ये आर्मर्ड किला है? कौन सा किला है बेटा? आर्मर्ड। आर्मर्ड किले का सीधा सीधा सा मतलब है कि आर्मर्ड किला मतलब है बहुत सुरक्षित किला। यहां पे मैं कह सकता हूं बख्तरबंद किला। ठीक है, कौन सा किला है ये? एक बख्तरबंद दुर्ग है। अब इसका राइट आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं कि भाई किस किले को बख्तरबंद किले के नाम से भी जाना जाता है। अब आर्मर्ड किला कह दो या बख्तरबंद किला कह दीजिए, तारागढ़ का किला है, नाहरगढ़ का, रणथंभौर का या शिवाना का। तो ध्यान रखिएगा आर्मर्ड फोर्स या आर्मर्ड जो फोर्ट है या बख्तरबंद दुर्ग है बेटा, ये कहा जाता है रणथंभौर किले को। कभी श्यामल दास, ठीक है, कि कभी श्यामल दास ददबाड़िया ने इस किले के बारे में कहा था कि ये दुर्ग जो है, यह दुर्ग एक बख्तरबंद किला है, यानी यह दुर्ग पहाड़ियों से, झाड़ियों से, ठीक है, इस तरीके से घिरा हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर यह दुर्ग जो है वो दिखता ही नहीं है। एक सुरक्षित किला है, एक बख्तरबंद किला है, आर्मर्ड एक किला है। ये किला आपको ध्यान रखना है, रणथंभौर का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है? यहां पर ध्यान रखिएगा, नहीं किया है प्रश्न पूछा गया है आपसे, और दुर्ग के बारे में प्रश्न पूछा गया कि भाई किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है। तो आपको ध्यान होगा कि 2013 में, ठीक है प्यारे साथियों, कि 2013 में यूनेस्को ने राजस्थान के कितने किलों को? 6 किलों को, ठीक है ना, कि 6 किलों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो अब इनमें से पूछा है कि कौन सा नहीं किया गया है, तो पहले तो वो 6 किले देख लीजिए। शॉर्टली आप याद कर सकते हैं कि चीकू, गाजर, आम, ठीक है, कि चीकू, गाजर, आम से इन किलों को याद कर सकते हैं, जैसे चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़गढ़, ठीक है, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर,
और आमेर। ये वो 6 किले हैं जिन्हें 2013 में, ठीक है, कि 2013 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा। तो अब इनमें से कौन सा है? तो देखो जैसलमेर तो शामिल है, आमेर भी शामिल है, गागरोन भी शामिल है, मांडलगढ़ शामिल नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा प्यारे साथियों, वो थर्ड ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा कि मांडलगढ़ का जो किला है ये आपका इस विश्व विरासत सूची में यूनेस्को के द्वारा शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, आज की इस बेस्ट जो एक कलेक्शन है क्वेश्चंस का, ठीक है, एक पूरी आर्ट एंड कल्चर के हर टॉपिक में से क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके सिलेबस में है, और मुख्य मुख्य प्रश्नों का कलेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कौन सी इमारत झुंझुनू के हवा महल के नाम से विख्यात है? ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि कौन सी इमारत है जिसे झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है? तो प्यारे साथियों ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिए, खेतड़ी महल, जसवंत थड़ा, जगमंदिर महल या लालगढ़ महल। तो आप भी आसानी से इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं कि इनमें से कौन सी इमारत है जिसे खेतड़ी का हवा महल कहा जाता है। तो जल्दी से आप भी इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं भाई कि खेतड़ी का हवा महल किस को कहा जाता है। तो जल्दी से आप क्वेश्चन का आंसर जो है वो कमेंट कर सकते हैं। फटाफट से आप भी कमेंट कर दीजिए कि देखो जो झुंझुनू का हवा महल जो है वो किसे कहा जाता है? खेतड़ी महल को कहा जाता है। ठीक है, कि खेतड़ी महल जो है, इस खेतड़ी महल को झुंझुनू का हवा महल के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीष्मकालीन जो ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु के लिए इस महल का जो निर्माण करवाया गया था, खेतड़ी महल का निर्माण करवाया गया था, और इसे झुंझुनू के हवा महल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बात करते हैं तो देखिए अगला प्रश्न आपका है कि अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना, ध्यान दीजिएगा, कि अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के किस शासक ने की थी? ठीक है, तो अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के किस शासक के द्वारा की गई थी? तो राम सिंह प्रथम के द्वारा, राम सिंह द्वितीय के द्वारा, सवाई जयसिंह प्रथम या सवाई जयसिंह सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है प्यारे साथियों अल्बर्ट म्यूजियम। ठीक है, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम की स्थापना, देखो ये अल्बर्ट हॉल म्यूजियम की स्थापना हुई थी सवाई राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, जब ब्रिटिश राजकुमार जयपुर की यात्रा के लिए आए थे प्रिंस ऑफ वेल्स, तो उनके स्वागत समारोह के लिए सवाई राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में कई सारे काम हुए थे। ठीक है, जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया गया था, अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो ये जो अल्बर्ट हॉल है उसे वर्तमान में अल्बर्ट म्यूजियम में परिवर्तित कर दिया गया है, और इस अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जो है वो किसके द्वारा, किसके शासनकाल में हुई थी? सवाई राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। अब गलत युग्म आपको पहचानना है। ठीक है, तो कौन सा गलत युग्म है जो आपको यहाँ से देखना है? तो देखो सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर, ये बिल्कुल सही है। नथमल की हवेली जोधपुर, ब्रह्मा मंदिर पुष्कर, ये भी सही है। मीराबाई मंदिर चित्तौड़गढ़, ये भी सही है। तो इनमें गलत कौन सा है? नथमल की हवेली, ये गलत है आपका, कि नथमल की जो हवेली है ये जोधपुर में स्थित नहीं है। ये आपको याद रखना है कि नथमल की हवेली वाला जो ऑप्शन है ये आपका गलत आ जाएगा। अब बात ये आती है कि भाई ये जो नथमल की हवेली है, ये नथमल की हवेली जब जोधपुर में नहीं है तो फिर नथमल की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो आप इसको अच्छे तरीके से आप यानी कि यहाँ पे याद कर सकते हैं कि भाई नथमल की जो हवेली है, अभी देखो इसमें कहाँ दे रखा है? नथमल की हवेली जोधपुर में दे रखी है। वैसे नथमल की हवेली जब जोधपुर में नहीं है तो फिर नथमल की हवेली कहाँ है? जैसलमेर में स्थित है। तो सीधा सीधा सा ये भी आपको ध्यान रखना है कि नथमल की हवेली जैसलमेर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का सभापति कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, बार बार यानी कि इस क्वेश्चन को पूछा गया है, और प्रश्न सीधा सीधा सा कहता है कि भाई राजस्थान में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो उदयपुर में स्थित है, इसका सभापति कौन होता है? इसका सभापति राजस्थान का राज्यपाल है, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, विधानसभा अध्यक्ष है, या भारत के राष्ट्रपति हैं? तो सीधा सा प्रश्न है, और आपको अच्छे से याद रखना है प्यारे साथियों कि इस पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के मुखिया जो होते हैं वो कौन होते हैं? राजस्थान के राज्यपाल होते हैं। और इस पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर, इसकी जो स्थापना की गई है प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा, इसकी जो स्थापना की गई है ना, इसकी स्थापना की गई है 1985-86 में। ठीक है, तो 1985-86 में उदयपुर में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। तो ये राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं।
अपने काले लाल प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, जिसमें फूलों, पत्तियों, जानवर, पक्षियों को मिट्टी के रंग के आधार पर लाल और काले रंग से बनाया जाता है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल परीक्षा 2023 में यह प्रश्न पूछा गया है और ये प्रिंट यानी कि छपाई से संबंधित प्रश्न है। आपकी हस्तकला, लोक कला वाला टॉपिक है, वहां से ये प्रश्न लिया गया है। तो प्रश्न कहता है कि भाई कौन सी ऐसी प्रिंट है, चाहे वो सांगानेरी प्रिंट है, कैथून प्रिंट है, बगरू प्रिंट है, अकोला प्रिंट है, कौन सी प्रिंट अपने काले लाल प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें फूल, पत्तियों, जानवर और पक्षियों को मिट्टी रंग के आधार पर लाल और काले रंग में बनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, फूल पत्ती वाली प्रिंट जो है वो कहाँ की प्रिंट है बेटा, बगरू की प्रिंट है। तो बगरू कहाँ है, जयपुर में। तो बगरू की जो छपाई है, बगरू की जो प्रिंट है वो यानी कि उसके महत्वपूर्ण जो रंग हैं वो कौन से माने जाते हैं, लाल और काले रंग में उनकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है। और यहाँ फूल, पत्तियां, जानवर और पक्षी जो हैं उनको मिट्टी के रंगों में रंगा जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं आज के सीरीज में। और अगला प्रश्न आपके सामने है कि पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री, ध्यान दीजिएगा कि पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। लैब असिस्टेंट साइंस 2022 में यह प्रश्न पूछा गया है प्यारे साथियों। और प्रश्न आपके सामने है कि पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री का संबंध जो है वो कौन सी कला से है, वो काबड़ कला से है, कठपुतली से है, मांडने से है, फड़ से है। तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा सा ध्यान रखना है कि मांगीलाल मिस्त्री का संबंध जो है प्यारे साथियों वो किससे है, काबड़ कला से। काबड़ कला कहाँ की प्रसिद्ध है, काबड़ कला ध्यान रखिएगा लकड़ी की होती है और लकड़ी की काबड़ जो है वो बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। कहाँ की, बस्सी चित्तौड़गढ़, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि राजस्थान में बस्सी चित्तौड़गढ़ जो है वो काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। और काष्ठ कला में लकड़ी की काबड़ बनाने के प्रमुख जो कलाकार हैं वो प्रमुख इसके जो कलाकार हैं वो कौन है, मांगीलाल मिस्त्री का संबंध आपकी काबड़ कला से माना जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल लगातार एंड तक क्लास को देखिएगा, है ना। और अगर आपने पूरा एक क्लास का रिवीजन आपने कर लिया है तो मैं कह सकता हूं कि आपने कला संस्कृति को एक बार कंप्लीट पढ़ लिया, क्योंकि हर टॉपिक से यहां पर प्रश्न जो है वो आपको मिलेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का जो कलेक्शन है वो इस सीरीज में आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूं। अधोलिखित को सुमेलित कीजिए, ठीक है। ARO एग्रीकल्चर 2020 में यह प्रश्न पूछा गया है और प्रश्न है एक साइड में बेटा संगीत घराने से और दूसरे में कलाकार से, ठीक है, कि संगीत घराने और कलाकार ये आपको ध्यान से समझना है यहाँ पे। तो अधोलिखित को सुमेलित करना है इसमें। तो डागर घराना, जयपुर घराना, मेवाती घराना, अतरौली, ये संगीत घराने आपके दे दिए और इधर कुछ कलाकार हैं, इनको आपको मिलान करना है कि कौन सा कलाकार किस घराने से संबंधित है। तो मोतीराम, ज्योतिराम, ठीक है, बहराम खां, मनरंग भूपत खां, दुल्ले खां। तो अब आपको यहाँ पे देखना है कि इनको आपको सुमेलित करना है। डागर घराना, अब देखो डागर घराना के इनमें जो कलाकार हैं वो हैं बहराम खां, डागर। तो डागर घराने में बहराम खां डागर आ जाएंगे। जयपुर घराने में मनरंग भूपत खां आपके आ जाएंगे बेटा। मेवाती घराने में आपके मोतीलाल ज्योतिराम आ जाएंगे और अतरौली घराने में आपके दुल्ले खां आ जाएंगे। तो आपको ये मिलान करना है कि ए में 2 है और ब में 3, ए में 2 और ब में 3, स में 1 आ जाएगा बेटा और ड में 4। ये सीधा सीधा आपको मिल रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो आपका करेक्ट आंसर इसका आपको मिल जाएगा, ठीक है साथियों। चलते अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ता हूं। देखो प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न पढ़ लीजिए आप पहले कि कच्छी घोड़ी नृत्य के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं। सत्य पूछा है, वन रक्षक भर्ती 2022 में यह प्रश्न पूछा गया है कि कच्छी घोड़ी नृत्य के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं। यह एक महिला प्रधान नृत्य है, यह राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र से आरंभ हुआ। देखो महिला प्रधान नृत्य नहीं, ये पुरुष प्रधान आता है, ठीक है। इसमें पुरुष जो हैं वो भी भाग लेते हैं कच्छी घोड़ी नृत्य में और केवल महिला नहीं है। यह राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र से आरंभ हुआ, बिल्कुल शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। विशेषतः विवाह के अवसर पर किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। यह नृत्य शाहजहां के शासनकाल में शुरू हुआ, यह गलत है। इसमें 2 गलत हैं, 2 सही हैं। तो सही पूछा है ना, तो 2 और 3 यानी कि ब और स ये दोनों सही हैं। तो ए और ब, स और द, ब और स, ये आपका बेटा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा कि इसमें पहला गलत है और चौथा गलत है,
दूसरा और तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल आपके दोनों सही आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई थी। बिल्कुल एक साधारण सा प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि राजस्थान में है रामप्रकाश थिएटर। उत्तर भारत का पहला रंगमंच माना जाता है इसको, कि उत्तर भारत के प्रथम रंगमंच के रूप में देखा जाता है रामप्रकाश थिएटर को। तो इस रामप्रकाश थिएटर की जो स्थापना है वो किसके शासनकाल में की गई थी। ऑप्शन आपके सामने है, आप भी जल्दी से फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सीधा सीधा सा आप यहाँ पे दे सकते हैं कि भाई उत्तर भारत के प्रथम रंगमंच रामप्रकाश थिएटर की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी या कब की गई थी। तो ध्यान दीजिए, ऑप्शन है आपके सामने, वही सेम ऑप्शन आएंगे, राम सिंह द्वितीय, विजय सिंह, महाराजा ईश्वर सिंह और महाराजा मान सिंह। तो यहाँ पे भी ध्यान रखना है रामप्रकाश थिएटर। ठीक है, रामप्रकाश थिएटर ये उत्तर भारत का पहला रंगमंच है, नाट्यशाला है और इसकी स्थापना राम सिंह सेकंड के समय में की गई थी और ये की गई थी अबाउट 1878 ईस्वी में। ठीक है, 1878 ईस्वी में उत्तर भारत का पहला रंगमंच स्थापित किया गया था जिसको हम किस नाम से जानते हैं, रामप्रकाश थिएटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है। अब सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा यहाँ पर कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2010 का प्रश्न है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, पीर हाजी निजामुद्दीन को, हमीदुद्दीन नागौरी को और गुलहम खां को। तो सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है हमीमुद्दीन नागौरी को। किसको कहा जाता है, हमीमुद्दीन नागौरी को कहा जाता है सन्यासियों का सुल्तान। और हमीमुद्दीन नागौरी को सन्यासियों का सुल्तान कहा किसने था, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये इनके गुरु थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और हमीमुद्दीन नागौरी को उनके गुरु ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सन्यासियों का सुल्तान या तारिकिन ए सुल्तान, ठीक है, सन्यासियों का सुल्तान नहीं है तो तारिकिन ए सुल्तान भी शब्द आ सकता है, इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा और ये प्रश्न भी आपके सामने यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ता हूँ। हाँ, सुमेलित कीजिए, कौन सा प्रश्न आ गया कि यहाँ पे आपको मेल करना है, फूड सेफ्टी ऑफिसर 2023 का प्रश्न है और सुमेलित कीजिए से प्रश्न पूछा गया कि देखो एक साइड में कल्ला जी, हड़बू जी, पाबू जी और गोगा जी, है ना। ध्यान दीजिएगा, हम आप पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे क्यों हंसी आई है। हंसी इसलिए आई कि एकदम से मेरे को याद आया कि यार कुछ भारी भारी सा अलग अलग सा लग रहा है कुछ मेरे को, है ना। तो आंखें जो है ना एक्स्ट्रा वाली वो नहीं है, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा है ना। बाकी का ऐसा नहीं है कि खराब तो है नहीं है, बस थोड़ा सा उसकी आदत पड़ी हुई है तो उनको लगा लेता हूँ। तो आज मेरे को ध्यान ही नहीं रहा अभी, है ना, मैं सीधा ही क्लास लेने लग गया तो एकदम से मेरे को लगा कि भाई कुछ तो चेंज है। तो चेंज क्या है वो आपको ध्यान दीजिएगा ना, आप भी सोच रहे होगा, कोई बात नहीं है ना, अगली क्लास में आ जाएंगे। तो अलग नहीं समझना, मैं वो ही हूँ जो चश्मे लगा के रहता हूँ, ठीक है, आपके सामने। बाकी मैं घर पे नहीं लगाता, वैसे नॉर्मली रहता हूँ तो नहीं लगाता हूँ उनको, बहुत कम यूज करता हूँ, लेकिन पढ़ते टाइम और पढ़ाते टाइम तो आपको यूज कर ही लेता हूँ, उनको आदत पड़ गई है। तो अब भी नहीं है तो कोई बात नहीं है ना। चलो यहाँ पे देखते हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर 2023 का क्वेश्चन है सुमेलित करना। ठीक है, अब सुमेलित करना है तो यहाँ कल्ला जी, कल्ला एक साइड में तो यहाँ पे लोक देवताओं के नाम दे रखे हैं और दूसरी साइड में उनके बर्थ प्लेस दे रखे हैं, ठीक है, जन्म स्थान दे रखे हैं। तो कल्ला जी का गांव जन्म स्थान है बेटा रुंडेला में। हड़बू जी, पाबू जी, गोगा जी, ठीक है। तो हड़बू जी का बेंगटी गांव में मंदिर बना हुआ है, मंदिर दे रखे हैं इधर भी, पाबू जी और गोगा जी का आपका ददरेवा में और पाबू जी का आपका कोलूमंड में। तो यहाँ पे मिला दीजिएगा, ए में 2 है और बे में 1 है, ए में 2, बे में 1, से में 4 और 3, ये आ गया आपका, है ना। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका इसका आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, ठीक है, मिला लिया होगा आपने, अच्छे से समझ में आ गया होगा और आगे बढ़ते हैं इसमें। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि शगुन चिड़ी, क्या पूछा है, शगुन चिड़ी, कि शगुन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है। शगुन चिड़ी आ जाए या सोहन चिड़ी आ जाए, बात एक ही है, ठीक है, कि यहाँ शगुन चिड़ी की जगह पे सोहन चिड़ी भी आ सकता है, याद रखिएगा, है ना। तो शगुन चिड़ी या सोहन चिड़ी किस लोक देवी का प्रतीक है, तो नागड़ेची माता का, आयड़ माता का, शीतला माता का, स्वांगिया माता का। तो बेटा ध्यान रखना आयड़ माता का, किसका, आयड़ माता।
हालांकि ये ध्यान रखिएगा, आयड़ माता को ही कई पुस्तकों में स्वांगिया माता के नाम से भी जाना जाता है। तो जब दोनों आ जाएं तो यहाँ पे वैसे तो आयड़ माता आपको रख लेना है, तो आयड़ माता जो है इसका आपको राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ता हूँ। असंगत युग्म को छांटना है, जो गलत है उसको छांटना है। कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2019 का प्रश्न है, और जो असंगत है उसको अपन को अलग कर देना है ना। तो असंगत युग्म को छांटना है, तो ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू बिल्कुल सही है। चंद्रभागा मेला झालरापाटन झालावाड़ में, ये भी सही है। हाथी महोत्सव आमेर में लगता है, जयपुर में, ये भी सही है बेटा। ऊंट महोत्सव जैसलमेर, ये गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि ऊंट महोत्सव जो है वो जैसलमेर में नहीं लगता। ऊंट महोत्सव कहाँ लगता है मेरे प्यारे साथियों? ये लगता है बीकानेर में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ड। ठीक है, जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा इसको। चलो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ता हूँ। हाँ, सुमेलित कीजिए। ठीक है, अब सुमेलित करना है इसमें, तो एक साइड में फिर वही यहाँ पे कुछ स्थान दे रखे हैं, महावीर जी, बिनाय, सांगोद, बाड़मेर, ये स्थानों के नाम है। और दूसरी साइड में आपको देखो यहाँ होली दे रखी है ना, कोड़ामार होली दे रखी है, पत्थरमार होली, लठमार होली और नहान महोत्सव, ये भी होली पे ही किया जाता है, नहान महोत्सव। अब इसको अपन को क्या करना है? मैच करना है। मैच करना है तो बिल्कुल राइट मैच करना है। राइट मैच करना है तो देखो महावीर जी, भिनाय, सांगोद, बाड़मेर, ये ऐसे स्थान है जहाँ पे ये होलियाँ खेली जाती हैं। इनमें से अगर अपन बात करें तो महावीर जी में लठमार होली है, भिनाय में कोड़ामार होली मानी जाती है, सांगोद में नहान महोत्सव और बाड़मेर में पत्थरमार होली। तो ये आप मिला लीजिए कि महावीर जी लठमार होली प्रसिद्ध हो गई, बिनाय की कोड़ामार होली प्रसिद्ध हो गई, सांगोद की नहान महोत्सव, सांगोद कोटा में पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, और बाड़मेर में पत्थरमार। तो यहाँ पे ए में 3 है, ब में 1 है। ए में 3 और ब में 2, तो 3, ए में 3, ए में 3 आ रहा है कहीं पे, यहाँ पे ईयर, ए में 3 है, ब में 1 है, स में 4 हो गया बेटा, और ड में ये। तो ऑप्शन 4 जो है वो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका राइट आंसर आ जाएगा, 3, 1, 4, 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में विभिन्न समय पर त्योहार मनाए जाते हैं, कैलेंडर वर्ष के अनुसार उनका तिथि क्रम क्या है? आरएस प्री एग्जाम 2013 का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये प्रश्न आ भी चुका है और इसको आपको अच्छे से समझता भी। ठीक है, समझ के रखना है। अगर आपको ये पता है कि कौन सा त्यौहार कब मनाया जाता है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधा सा प्रश्न है, आपको ये देखना है कि राजस्थान में विभिन्न समय पर त्यौहार मनाए जाते हैं कैलेंडर के अनुसार, कैलेंडर वर्ष के अनुसार यहाँ पे देखना है तो कौन से त्योहार जो हैं वो आपको मनाए जाते हैं। ठीक है, अब कैलेंडर वर्ष में यहाँ पे अपन को जो हिंदी कैलेंडर है, अंग्रेजी कैलेंडर जनवरी फरवरी मार्च नहीं दे रखा है उसमें ना, वो कैलेंडर वर्ष दे रखा है सीधा, तो उनका तिथि क्रम क्या है? देखो अब पहले सबका आंसर वो देख लेते हैं, कौन सा त्यौहार कब मनाया। छोटी तीज, ये जो छोटी तीज मनाई जाती है ये मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया। ठीक है, कि श्रावण शुक्ल तृतीया को ये मनाई जाती है। गणगौर जो है वो मनाई जाती है चैत्र शुक्ल तृतीया को। ठीक है, आखा तीज मनाई जाती है प्यारे साथियों बैसाख में, बैसाख शुक्ल तृतीया को। और कजली तीज, बड़ी तीज जो बूंदी की हैं, और ये मनाई जाती हैं आपके भाद्रपद में, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। सभी तीनों 3 शुक्ल पक्ष के हैं ये कृष्ण तृतीया। तो अब इनको हमको जमाना है, तो अब देख लीजिए महीनों के हिसाब से देख लीजिए। सबसे कैलेंडर वर्ष में अगर देखें तो सबसे पहले चैत्र का आता है, तो घनगौर जो है वो सबसे पहले आ जाएगी। चैत्र के बाद बैसाख आता है, तो बैसाख जो है आखा तीज 2 नंबर पे आ जाएगी, चैत्र बैसाख। अब श्रावण और भाद्रपद में से श्रावण पहले आता है, तो छोटी तीज तीसरे नंबर पे आ जाएगी, कजली तीज चौथे नंबर पे आ जाएगी। तो आपको देखना है से बै ए द, से बे द, से बे ए द, ये आपका यहाँ पे सीधा सीधा सा मिल गया। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा आपके में। तो बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ करना नहीं, लेकिन अगर आपको, क्योंकि अब आपको पढ़ने के लिए नहीं, अब तो रिवीजन का समय है। एग्जाम में बचे ही कितने से दिन है, 10 दिन बच रहे हैं आपके एग्जाम में, रीट एग्जाम में तो कुछ समय बचा ही नहीं है। ठीक है, बाकी एग्जामों में के लिए अगर आप इसको देख रहे हो तो बाकी एग्जाम के लिए तो चलो कोई नहीं, आप दोबारा भी तैयारी कर लोगे, पढ़ लोगे उसको अच्छे से। ठीक है, लेकिन रीट वालों के लिए तो समय नहीं है, उनके लिए तो फटाफट से निकालना पड़ेगा और सीधा सीधा क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। चलिए, कौन सा आभूषण गले में
नहीं पहना। देखो नहीं दे दिया, घूम मत जाना कहीं, पहले प्रश्न पूरा पढ़ेंगे उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न कह रहा है कि कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है। वीडियो एग्जाम 2021 में आया है। मादलिया गले का है, तिमणिया गले का है, आंवला कांठला, कांठला कंठी गले में पहनी जाती है, आंवला जो है बेटा वो नहीं पहना जाता। तो आंवला गले में नहीं पहना जाता। आंवला कहाँ का आभूषण है, तो आंवला ध्यान रखना बेटा, आंवला पैर में पहना जाता है, आंवला नेवरी, ठीक है, ये जो है ये कहाँ पहने जाते हैं, पैरों में, पायल, पायजेब, बिछिया, है ना, रमझोल, ये जो है ये आपके आंवला जो है पैरों का हो गया। चलिए पलान क्या है, ठीक है, प्रश्न आ गया नेक्स्ट अगला, पलान। वीडियो एग्जाम 2021 का आया हुआ प्रश्न है और प्रश्न पूछा गया पलान से कि पलान क्या है। ये पलान एक लोक वाद्य यंत्र है, घोड़े पर रखी जाने वाली काठी है, ऊंट पर रखी जाने वाली काठी है, या गोरबंद का समानार्थी शब्द है। तो पलान से प्रश्न जब भी पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा बेटा, पलान है ऊंट पर जो सवारी करते हैं ना, तो ऊंट की पीठ पर जो कुबड़ जो होती है उसको बीच में रखा जाता है, तो ऊंट पर सवारी करने के लिए जो काठी रखी जाती है, ठीक है, तो उसको किस नाम से जानते हैं अपन, तो उसे पलान के नाम से जाना जाता है। तो ऊंट पर रखी जाने वाली काठी को किस नाम से जाना जाता है, पलान के नाम से जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन, और अगला प्रश्न है आपके सामने, देख लीजिए कि धारी संस्कार, ठीक है, जिसे धरियन संस्कार भी कहते हैं अपन, धारी नहीं है तो धरियन संस्कार आएगा ना, कि धारी संस्कार या धरियन संस्कार किस जनजाति में प्रचलित है। तो धरियन संस्कार गरासिया में, मीणा में, सहरिया में, भील में। तो धरियन संस्कार किस जनजाति में प्रचलित है, तो ध्यान दीजिएगा ये है आपकी सहरिया जनजाति में। कौन सी जनजाति में, सहरिया जनजाति है, और सहरिया जनजाति में धरियन संस्कार। अब धरियन संस्कार होता क्या है बेटा, देखो धरियन संस्कार मृत्यु से संबंधित संस्कार है। सहरिया जनजाति में मृतक की अंत्येष्टि के जो तीसरे दिन, ठीक है, कि मृतक की अंत्येष्टि के तीसरे दिन जो अंत्येष्टि स्थल थे, मृतक की जो अस्थियां होती हैं, मृतक की जो अस्थियों की जो राख आदि जो होती है, ठीक है, वो जो है, हाँ अभी कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आए हुए हैं कि क्लास जो है वो कल होगी क्या। हाँ भाई कल तो नहीं, ये दूसरी ही क्लास होगी कल, तो इसको तो आज ही रिकॉर्ड करके हम डाल रहे हैं, ठीक है, अब ये अभी पहुंच जाएगी आपके पास, बिल्कुल ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना, हाँ ठीक है, तो पहुंचा देंगे अभी थोड़ी देर में। चलिए बात करते हैं आगे। तो धरियन संस्कार कौन सी जनजाति का हो गया प्यारे साथियों, सहरिया जनजाति का हो गया। क्लियर है यहाँ तक, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करता हूँ कि सुमेलित कीजिए, है ना। देखो ज्यादातर प्रश्न जो है ना वो आपके सुमेलित वाले हैं, बहुत प्रश्न आएंगे सुमेलित वाले, और ये तो सुमेलित वाले हैं। अब तो अगर आगे जो एग्जाम में आने वाले प्रश्न है ना वो तो कथन निष्कर्ष के हैं, वो डीपली जा रहे हैं। आगे मैं तैयारी कर रहा हूँ आपके लिए, एक बेहतरीन लेवल की तैयारी अगले एग्जामों के लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कंप्लीट जो ऑथेंटिक बुक हैं उनको लेके चल रहा हूँ। हिंदी ग्रंथ अकादमी की जितनी भी बुक है ना, सारी बुकों का कलेक्शन जो है और सारी बुकों का जो मैटर है लाइन टू लाइन आप तक पहुंचाने के लिए काम चल रहा है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं करनी है, सारी चीज़ें आपको आपके घर बैठे यहीं से मिल जाएंगी, ठीक है, भटकना नहीं है आपको। सुमेलित कीजिए, ग्राम सेवक भर्ती 2016 का प्रश्न है। एक साइड में आपकी जनजातियां दे रखी हैं, तो सहरिया जनजाति, गरासिया, डामोर और मीणा, और बेटा दूसरी साइड में उनके स्थान दे रखे हैं ना, डूंगरपुर बांसवाड़ा, उदयपुर सिरोही, बाराकोटा, जयपुर दौसा। तो आपको मिला लेना है कि देखिए सहरिया जनजाति। अब सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो सहरिया पाई जाती है बारां में, गरासिया जनजाति पाई जाती है गरासिया जनजाति उदयपुर सिरोही में पाई जाती है, डामोर पाई जाती है डूंगरपुर में, मीणा पाई जाती है जयपुर दौसा में। तो आपको क्या करना है सॉरी, तो मिलान करना है ना, तो मिला लीजिए। एम ए 3 देख लीजिए, एम ए 3 कहाँ दे रखा है, एम ए 3 कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है, एम ए 3 दे रखा है, बे में 2 दे, बे में क्या है, बे में 2 है, तो बे में 2 आ गया, स में 1 आ गया, ये रहा ना आपका राइट आंसर। ऑप्शन 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जनजातियों से प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आगे आपका रीति रिवाजों से संबंधित एक प्रश्न है, जडूला, ध्यान रखिएगा ना। जडूला एक प्रमुख संस्कार है, इसे कहा जाता है, ठीक है। कब किस में है, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 का प्रश्न है कि जडूला एक प्रमुख संस्कार है, इसे क्या कहा जाता है। उसे कहा जाता है जात कर्म कहा जाता है, निष्क्रमण कहा जाता है, चूड़ा कर्म कहा जाता है, समावर्जन कहा जाता है। तो देखो जडूला एक रीति रिवाज है, जन्म संबंधी रीति रिवाजों में आता है, और जन्म संबंधी रीति रिवाजों में एक रीति रिवाज है बेटा चूड़ा कर्म, ठीक है। अब जडूला को ही चूड़ा कर्म कहा जाता है। जडूला होता क्या है, जडूला एक ऐसा संस्कार होता है कि जब बालक जो है ना, जब बालक 3 वर्ष का, 5 वर्ष का, 7 वर्ष का यानी ऐसा होता है,
तो 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष ऐसे कुछ चलते हैं। और जब बालक के सिर के जो बाल होते हैं ना, इन सिर के बालों को जब पहली बार मुड़वाया जाता है, ठीक है, कि पहली बार जब मुड़वाया जाता है तो उसे किसी देवी देवता के पास ले जाया जाता है, उसके देवी देवता के मंदिर पर ले जाया जाता है और देवी देवता को वो बाल जो है ना वो उसके सिर से उतरवा कर मुड़वा कर देवी और देवताओं को अर्पित किए जाते हैं और किसी देवी के मंदिर में अर्पित किए जाते हैं। तो उस संस्कार को जडूला, मुंडन या जात कर्म, सॉरी चूड़ा कर्म नहीं, सॉरी यार, जात कर्म संस्कार कहते हैं उसको, है ना। तो ये संस्कार कहा जाता है, ध्यान रखिएगा ना। तो जडूला को ही कहा जाता है, जडूला को मुंडन भी कहा जाता है। तो ये आपका एक प्रश्न जो है वो सीधा सीधा सा प्रश्न आपका यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न देखिए। सॉरी तो तबीयत खराब है। तो यहाँ पे अपन आगे बात करते हैं। देखिए तो जडूला में यानी कि अपन ने देख लिया कि भाई जडूला जो होता है, जडूला किसे कहा जाता है, ठीक है। तो जडूला जो संस्कार है, कौन सा संस्कार हो गया आपका। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं जडूला से, तो नेक्स्ट प्रश्न अपन देखते हैं क्या कहता है। रीति रिवाजों में आणु क्या है, ये पूछा है। आणु, ध्यान रखिएगा। देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपका। आणु रीति रिवाज कौन सा रीति रिवाज होता है। ऑप्शन पढ़ लीजिए। पहला ऑप्शन आपके सामने है कि दुल्हन पक्ष द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाना, नहीं, ये तो जलाल गीत के नाम से जाना जाता है ना। दूसरा होता है विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, बिल्कुल। कुआ पूजन, इसे अपन जलवा पूजन भी कहते हैं। जल झूलने की एकादशी पूजा। तो यहाँ आणो शब्द पूछा गया है बेटा। तो रीति रिवाजों में आणो किसे कहा जाता है, विवाह के पश्चात दुल्हन जब दूसरी बार ससुराल जाती है ना, तो दुल्हन जब दूसरी बार ससुराल जाती है तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं, उसे आणो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जयपुर राज्य ने कन्या वध को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित कर दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा ना। तो जयपुर राज्य ने कन्या वध को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया था। तो कन्या वध पर प्रतिबंध लगाया गया था 1840 में, 1842 में, 1844 में, 1844 में। कब लगाया गया था। जयपुर में कन्या वध पर प्रतिबंध जो लगाया गया था वो 1844 में लगाया गया था। और किसके शासनकाल में लगाया गया था। तो जयपुर में उस समय यहाँ जयपुर में कन्या वध पर रोक लगाने वाले जो शासक थे, ठीक है, तो 1844 ईस्वी में लगाई गई थी, जयपुर में रोक लगाई गई थी। और ध्यान रखिएगा, अब प्रश्न ये जब पूछ लिया जाए कि भाई जयपुर में जब ये रोक लगाई गई थी तो जयपुर के शासक कौन थे उस समय, ठीक है। 1844 ईस्वी की अगर अपन बात करें तो जयपुर में उस समय राम सिंह ही थे, है ना। तो जयपुर में राम सिंह के शासनकाल में इस कन्यावध प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न। खेत में फसल की सुरक्षार्थ एवं पशु पक्षियों को डराने के लिए खड़े किए जाने वाले पुतले को क्या कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, राजस्थानी भाषा का है ना, कि राजस्थानी भाषा का सीधा सीधा सा प्रश्न आ गया कि खेत में फसल की सुरक्षा करने के लिए, पशु पक्षियों को डराने के लिए जो पुतले खड़े किए जाते हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं। जील प्रेरी भर्ती 2017 में प्रश्न पूछा है। इसे अणनिया कहते हैं, अण्डवो कहते हैं, अग्रासन कहते हैं, अग्रासी। तो ध्यान रखिएगा बेटा, उसे क्या कहा जाता है, अण्डवो। अण्डवो होता है, आपने देखा होगा खेतों में जो पुतले हैं जो इस तरीके से ऐसे करके खड़े कर दिए जाते हैं, ऊपर एक हांडी रख दी जाती है, कपड़े वगैरह पूरे पहना दिए जाते हैं उनको, है ना। तो पुतले जैसा बना दिया जाता है। घर में किसी के भी कपड़े वपड़े, कुर्ते वुर्ते, शर्ट वर्ट होती है ना, बिल्कुल ऐसे खड़ा कर दिया जाता है। हाथ में डंडा लेके भी खड़ा कर दिया जाता है, जिससे कि जो पशु पक्षी हैं फसलों को खराब करने के लिए आते हैं वो भाग जाते हैं, तो उनके लिए बनाया जाता है। तो अण्डवो के नाम से जानते हैं उसको, उस पुतले को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तंग, मोरखा, गोरबंद और पिलान। पिलान तो अभी देखा हमने, पिलान तो अभी देखा था। तो इस क्वेश्चन में तो आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है ना। तो क्या पूछ रहा है उसमें, उसने पूछा है तंग है, मोरखा है, गोरबंद है और पिलान है, ये क्या है, ठीक है, ये क्या है। तो घोड़े की श्रृंगार सामग्री, छकड़े से संबंधित वस्तुएं, ऊंट की सजावट की वस्तुएं, खेजड़ी व भोजन का सामान। तो बिल्कुल सीधा सा सिंपल सा बात है। तंग, मूर्खा, गोरबंद। गोरबंद क्या है, ऊंट का आभूषण है, ऊंट के गले का एक आभूषण है। तो सीधा सीधा सा प्रश्न आपका जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है कि भाई ऊंट की सजावट की जो वस्तुएं हैं उसे अपन किस नाम से जानते हैं, उसे तंग, मूर्खा, गोरबंद व पिलान आदि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो, राजस्थान में धूप में सुखाई गई हरे पत्तेदार सब्जियां कहलाती हैं। तो सिंपल सा प्रश्न है कि भाई हमारे राजस्थान में धूप में सुखाई गई
हरे पत्तेदार सब्जियां। अब राजस्थान की एक बड़ी यानी कि एक विशेषता है, ठीक है, कि एक सीजन की सब्जियों को कई कई सीजनों तक चलाने की हमारे यहाँ पर यानी कि बहुत अच्छी रिवाज होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ से सीधा सीधा सा प्रश्न आपको यहाँ पे मिल जाता है कि भाई राजस्थान में जो धूप में सुखाई गई हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं, जैसे सांगरी है, ठीक है, जैसे सांगरी है लगती है भाई ग्रीष्मकालीन में लगती है, ठीक है, उसको तोड़ लिया जाता है, अब सर्दियों में उसकी सब्जी बनाई जाती है ना। कैर हैं, जो इनके जो फल होते हैं जैसे वो होते हैं, ठीक है, उनको तोड़ के सुखा लिया जाता है, फिर बाद में उसको उपयोग किया जाता है। सर्दियों गर्मियों की सर्दियों सब्जियों का सर्दियों तक भी उपयोग किया जाता है। उसे किस नाम से जानते हैं अपन? पंचकुटा के नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो वो जो हरे पत्तेदार सब्जियां जो सुखाई जाती हैं फिर उनको मिक्स कर दिया जाता है, जैसे मिक्स वेज बना लिए जाते हैं, उसे पंचकुटा की सब्जी के नाम से जानते हैं। चलो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2019 में प्रश्न पूछा गया है, पशुधन सहायक भर्ती 2022 में प्रश्न पूछा गया है। तो किसने इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था? कवि कौशल ने, सूर्यमल मिश्रण ने, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, जेम्स टॉड ने। तो सिंपल सा प्रश्न है भाई, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था, ठीक है। और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने ही एक पुस्तक लिखी थी, ठीक है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, और उसमें ही भाषाओं का वर्गीकरण भी किया गया था। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव माना जाता है? ठीक है, कि राजस्थानी जो भाषा है, राजस्थानी भाषा का उद्भव कौन सी भाषा से माना गया है? कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2019 में प्रश्न आया, कई एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है। तो ध्यान रखना, राजस्थानी भाषा का जो उद्भव माना, शोरसैनी अपभ्रंश से, मराठी से, भोजपुरी से, बंगाली से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शोरसैनी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का उद्भव जो है वो माना गया है, ठीक है। तो आपको पता है सारी चीजें, मुझे लगता है कि आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी होगी, और अच्छी होगी तो सारे प्रश्नों का जो जवाब है वो आपको समय से पहले ही आपके माइंड में आ रहा होगा, ठीक है। अगर तैयारी अच्छी है तो ऑप्शन के जस्ट दिखते ही आपके सवाल जो है वो सॉल्व हो जाते हैं, क्वेश्चन का आंसर जो है आपके माइंड में फिक्स आ जाता है। तो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा समय इसलिए नहीं ले रहा, ज़्यादा व्याख्यात्मक नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि पेपर आपके सर पे बैठा हुआ है। अब तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन जो हैं वो अगर आपके सामने निकल जाते हैं, आंखों के सामने से निकल जाते हैं पेपर के नज़दीक स्थिति में, तो जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, आपके फायदे की बात होगी, ठीक है। सुमिलित कीजिए क्या दे रखा है यहाँ पे? जगरोती, ठाटी, नागरचोल, धबड़ा। अच्छा, भाषाएं दे रखी हैं, बोलियां, ठीक है। तो एक साइड में आपकी बोलियां दे रखी हैं, और दूसरी साइड में अगर अपन यहाँ पे बात करें तो दूसरी साइड में क्षेत्र दे रखे हैं। तो कौन सी बोली किस क्षेत्र की है, इस तरीके से सीधा सा प्रश्न आपको यहाँ पे मिलने जाएगा। तो देखो, एक साइड में जगरोती, ढाटी, नागरचोल, धाबड़ी, उदयपुर, टोंक, बाड़मेर, करौली। तो मिला दीजिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। अगर एक दो भी पता है तो आप भी आसानी से निकाल सकते हैं। जगरोती जो बोली है ना ये बेटा, ये बोली जाती है कहाँ? करौली में, ठीक है। जगरोती करौली में। तो यहाँ पे ए में 4 देख लीजिए, अगर यहीं से निकल जाता है तो बिल्कुल आपका ए में 4 यहाँ पे भी आ गया, ए में 4, ए में और कहीं नहीं आ रहा है, तो ए में 4 केवल इसी में आ रहा है ना। तो ए में 4, 3, 2, 1 उल्टा कर रखा है इसमें। तो देखो, ढाटी बाड़मेर की हो गई, नागरचोल टोंक की हो गई, धाबड़ी उदयपुर की हो गई। तो ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे सीधा सीधा मिल जाएगा। अगर आपको ऐसे प्रश्नों में अगर 2 भी मिल रहे हैं, अगर पहला मिल रहा है तो 25-30% तो वहीं पे आपका सॉल्व हो गया। 2 मिल गए तो आपके 50 से 60% सॉल्व हो जाता है। तीसरे पे तो 100% कवर कर ही जाते हो। तो यहाँ तो एक से मिल गया था, तो ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड द्वारा लिखित एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक में टॉड ने इसका दूसरा नाम क्या दिया है? प्रश्न कह रहा है कि कर्नल टॉड ने अपनी जो पुस्तक लिखी थी 1829 ईस्वी में, 1829 में, कि एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इस पुस्तक में कर्नल टॉड ने दूसरा नाम क्या दिया था? तो दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सीधा सीधा सा प्रश्न है, तो यही आंसर आपका मिल जाएगा। और यही आपको ध्यान रखना है कि दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, ये इसका दूसरा नाम जो है वो आपको मिल जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पहला ही ऑप्शन आपका आंसर जो है वो मिल गया था। चलिए अगला प्रश्न आ गया, देखो, लील टास के लेखक कौन है? पुस्तक है लील टास। अब लील टास के लेखक पूछे गए हैं, बनपाल भर्ती 2022 का प्रश्न है, और लील टास के लेखक से आपको प्रश्न ध्यान रखना है। तो लील टास कन्हैयालाल सहल। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ कन्हैयालाल सहल दे दिया,
अब कन्हैयालाल करके ही उत्तर पे मत पहुंच जाना, सहल लिखा हुआ है, कन्हैयालाल सेठिया, विजयदान देथा, नरोत्तम दास दोषी, तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा कि भाई लीलटास के जो लेखक है वो कौन माने जाते हैं, कन्हैयालाल सेठिया। ठीक है, तो कन्हैयालाल सेठिया से बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, कई सारी रचनाएं कन्हैयालाल सेठिया की आपको मिलती हैं। ठीक है, अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा इनकी राजस्थानी साहित्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक का नाम क्या है। इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कई बार प्रश्न आ चुका है और प्रश्न पूछा गया है कि भाई ये जो पुस्तक है इसके लेखक का नाम क्या है। कौन सी पुस्तक पूछी है, भारतीय प्राचीन लिपि माला। और भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक कौन है, तो गोपीनाथ शर्मा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, मथुरा लाल शर्मा, सूर्यमल मिश्रण। तो भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक हैं बेटा गौरीशंकर हीराचंद ओझा। कौन है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा इसके लेखक माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बातारी फुलवारी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कितने खंडों में, अब यहाँ लेखक नहीं पूछा, यहाँ लेखक नहीं पूछा है, जैसे अभी हमने देखा था कि लीलटास के लेखक कौन है, यहाँ बातारी फुलवारी के लेखक नहीं पूछे हैं, ये पूछा कि बातारी फुलवारी जो ग्रंथ है वो कितने भागों में या कितने खंडों में विभक्त है। ठीक है, तो कितने खंडों में विभक्त है, 10 में, 8 में, 14 में, 16 में। फटाफट से आप भी इसका आंसर दे सकते हैं कि अगर आपको पता है कि भाई बातारी फुलवारी जो ग्रंथ है वो कितने खंडों में यानी कि विभक्त है, तो कितने खंडों में आप विभक्त मानी जाती है बातारी फुलवारी। किसकी है ये पुस्तक, विजयदान देथा की पुस्तक है। ठीक है, जिसे बिज्जी के उपनाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा कितने खंडों में बेटा, 14 खंडों में। ठीक है, इसके लेखक कौन है, विजयदान देथा, बिज्जी, बिज्जी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। श्रृंगार हार ग्रंथ की रचना किसने की थी, श्रृंगार हार, ध्यान देना, श्रृंगार हार किसकी रचना है, महाराणा कुंभा की, महाराजा हम्बीर की, है ना, महाराजा मानसिंह की, महाराजा बिग्रहराज की। तो श्रृंगार हार किसने लिखा है। ठीक है, तो श्रृंगार हार किसकी रचना है, श्रृंगार हार हम्बीर की। ठीक है, कि हम्बीर की रचना, कौन से हम्बीर की, हम्बीर देव चौहान की। ध्यान रखना कि हम्बीर देव चौहान रणथंभौर के शासक हैं, हम्बीर देव चौहान। ठीक है, तो रणथंभौर के शासक हम्बीर देव चौहान की रचना है श्रृंगार हार। हालांकि इससे संबंधित और भी कई सारी रचनाएं हैं, हम्बीर हट है, हम्बीर महाकाव्य है, सुरजन चरित्र है, ये जो है, ठीक है, हम्बीर देव चौपाई है, सब इससे संबंधित हैं, लेकिन इसकी नहीं है। हम्बीर देव चौहान ने खुद ने कौन सी ग्रंथ की पुस्तक लिखी, श्रृंगार हार ग्रंथ की पुस्तक लिखी है। हम्बीर देव चौहान की है, राणा हम्बीर की नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, राणा हम्बीर सिसोदिया है, मेवाड़ के हैं, और ये कहाँ का है, रणथंभौर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कृत कृति पग फेरो किसकी रचना है। ठीक है, तो पग फेरो किसकी रचना है, तो ये आपको यहां से प्रश्न सीधा सीधा सा आपको पूछना है कि साहित्य कृति जो है पग फेरो वो किसकी रचना है। जल्दी से आप आंसर इसका दे सकते हैं कि ये किसकी रचना है, पग फेरो। ठीक है, पग फेरो किसकी है, विजयदान देथा की, चंद्र सिंह की, गुलाबचंद की, मणि मधुकर की। तो किसकी रचना है पग फेरो, मणि मधुकर, ध्यान रखना किसकी रचना है, मणि मधुकर, मणि मधुकर की रचना है पग फेरो। ठीक है, तो एक तो ये आप ध्यान रखिएगा इसको। हाँ, किसकी रचना है, पग फेरो जो है बेटा वो किसकी रचना आपकी है, तो मणि मधुकर की रचना मानी जाती है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे है, अंग्रेजों को मुल्क रा मीठा ठग किसने कहा है। ठीक है, कि अंग्रेजों को मुल्क रा मीठा ठग किसने कहा है। तो वीडियो एग्जाम 2021 का आया हुआ प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न, देखो कितना प्यारा सा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है ना, कि अंग्रेजों को मुल्क रा मीठा ठग किसने कहा है। बताइए, नाथूराम मैयारिया ने, शंकरदान सामूर ने, केसरी सिंह बारट ने या बांकीदास ने। तो मुल्क रा मीठा ठग किसने कहा है, तो किसने कहा है, शंकरदान सामूर ने। किसने कहा है, शंकरदान सामूर ने अंग्रेजों को मुल्क रा मीठा ठग कहा है। किसने कहा है, शंकरदान सामूर ने कहा है। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। चलो अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नांकित में से कौन सा स्मारक 2010 में, ठीक है, कि 2010 वर्ष में विश्व धरोहर में सम्मिलित कर लिया गया। अब कई बार प्रश्न पूछा गया, JN एग्रीकल्चर 2022 में, RS प्री एग्जाम 2013 में, ये प्रश्न पूछा गया कि भाई 2010 में, जुलाई 2010 की बात है, कि जुलाई 2010 में इनमें से कौन सी इमारत को विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है। हवा महल जयपुर को,
वेधशाला जंतर मंतर जयपुर को, कुंभलगढ़ दुर्ग जयपुर को, कुंभलगढ़ को, मेहरानगढ़। तो ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ 2010 पूछा गया, तो 2010 में जंतर मंतर जयपुर को, जुलाई 2010 में जंतर मंतर जयपुर को विश्व की विश्व धरोहर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। कौन सी विश्व धरोहर सूची में? विश्व सांस्कृतिक धरोहर सूची में। कौन सी सूची? विश्व सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा स्मारक 2010 वर्ष में, अच्छा डबल आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है ना, दोबारा से आ गया, टाइप मिस्टेक है, तो जंतर मंतर जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सही नहीं है? जो सही नहीं है पूछा है ना, जो गलत है उसको देखना है। तो कौन सा सही नहीं है, तो फटाफट से आप बताएंगे इसमें कि सुंदा माता मंदिर रोपवे। ठीक है, अब रोपवे है, सब में रोपवे है। ठीक है, सुंदा माता मंदिर रोपवे जालौर, ये तो सही है। जो सही नहीं है वो देखना है। मनसापूर्ण करणी माता मंदिर रोपवे उदयपुर में, बिल्कुल सही है। बालाजी रोपवे सामोद जयपुर, ये भी बिल्कुल सही है। सावित्री माता मंदिर रोपवे सिरोही, अरे यार सावित्री माता मंदिर रोपवे सिरोही में नहीं है ना, ये कहाँ पे है? इसका ये गलत है, सावित्री माता मंदिर रोपवे। ठीक है, ये गलत है। मैं कह रहा हूं कि भाई इसका आंसर जो है वो 4 नंबर है, गलत है। आप कमेंट करके बताइएगा कि सावित्री माता मंदिर रोपवे जो है ये कहाँ पे? ये मैं नहीं बता रहा, आपका कमेंट आना चाहिए वीडियो में कि भाई ये सावित्री माता मंदिर रोपवे कहाँ पर स्थित है। ठीक है, देखता हूँ किस किस के कमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे आते हैं। ठीक है कि भाई सॉरी यार थोड़ी तबीयत खराब। इसका आंसर जो है वो आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, बिल्कुल आंसर मैंने बता दिया कि भाई ये गलत है। एक क्वेश्चन आपको बताना है कि भाई इससे ये कहां पर स्थित है। चलते बढ़ते हैं आगे, अगली क्लास में मैं बता दूंगा, बाकी आप कमेंट करके बताएंगे कि भाई ये कहां पे है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान राजस्व परिषद का मुख्यालय कहां पर स्थित है? राजस्थान राजस्व परिषद का मुख्यालय कहां स्थित है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 का एग्जाम है, तो ये कहां पर स्थित? जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में, बीकानेर में। तो राजस्थान राजस्व मंडल, राजस्थान राजस्व परिषद का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है? तो ये भी ध्यान रखिएगा कहां पर स्थित है? अजमेर में। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? आपका अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, ए तारकिन का दरवाजा राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो ए तारकिन का दरवाजा राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो आप फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से दे सकते हैं कि भाई कौन सा स्थान है जहां पे ए तारकिन का दरवाजा है? चित्तौड़गढ़ में, नागौर में, अजमेर में, जालौर में। ठीक है, ए तारकिन का दरवाजा हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह है, उसे ही ए तारकिन का दरवाजा कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर कि ए तारकिन का दरवाजा कहां पर स्थित है? तो नागौर में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। अब सुमेलित कीजिए तो आपको यहां से देखना है कि सुमेलित में तो पांडुपोल, जसवंतथड़ा, लालगढ़, गागरोन यहाँ पे दे रखे हैं। दूसरी साइड में कुछ स्थान, ये कुछ इमारत या कुछ संबंधित स्थान है, वो आपके जिले आ गए। पांडुपोल भड़तरी अलवर में है, जसवंतथड़ा जोधपुर में है, लालगढ़ बीकानेर में है, गागरोन झालावाड़ में। तो मिला दीजिए, ए में 3 आ जाएगा और ब में 4। तो ए में 3, ब में 4, यहां से आपको सीधा सीधा मिल रहा है। स में 2 आ जाएगा बेटा और ड में 1 आ जाएगा। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट जोड़ा है, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो इसका करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, फटाफट से सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, वीडियो मेंस एग्जाम 2022 का प्रश्न है। एक साइड में प्राचीन क्षेत्र यानी प्राचीन नाम दे रखे हैं, दूसरे में आधुनिक क्षेत्र या आधुनिक जिले दे रखे हैं। तो कौन सा प्राचीन नाम किस जिले का आता है, इसको मिलाना है हमें। अनंत गोचर, स्वर्णगिरी, कांठल और अर्बुद। अनंत गोचर में अपन को देखना है तो देखो सिरोही, प्रतापगढ़, जालौर, सीकर। अनंत गोचर सीकर को कहते हैं, स्वर्णगिरी जालौर को कहते हैं। स्वर्ण नहीं है बेटा, ये सुवर्ण आना चाहिए। स्वर्णगिरी तो जैसलमेर आएगा ना, ये सुवर्ण आएगा, यहाँ गलत लिखा हुआ है। एक तो ये चीज ध्यान रखना, एग्जाम में भी गलत आया है तो इसमें सही कर दो इसको। सुवर्ण आएगा, स्वर्ण नहीं आएगा। स्वर्ण आएगा तो जैसलमेर हो जाएगा ना। सुवर्णगिरी जालौर को कहा जाता है, कांठल प्रतापगढ़ को कहते हैं, अर्बुद प्रदेश सिरोही का प्राचीन नाम है। ए में 4 देख लो, ए में 4 यहाँ पे है और कहीं नहीं है, तो ये आपका सीधा सीधा मिल गया। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आपको सीधा आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अलभ्य और दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है कहाँ पर स्थित है?
तो प्रश्न पूछा गया है सरस्वती पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो सरस्वती पुस्तकालय जो अलभ्य और दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है वो कहाँ पर स्थित है। आरपीएससी थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम 2006 में प्रश्न पूछा गया है। लाडनू नागौर में, डूंगरपुर चूरू में, शाहपुरा भीलवाड़ा में, फतेहपुर सीकर में। तो श्री सरस्वती पुस्तकालय बेटा कहाँ पर स्थित है, फतेहपुर सीकर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, फतेहपुर सीकर में स्थित है श्री सरस्वती पुस्तकालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्न में से कौन सी संस्था कठपुतली कला के राजस्थान में संरक्षण संवर्धन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जानी जाती है। कौन सी कला से प्रश्न पूछा गया है, कठपुतली कला से। तो कठपुतली कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखिएगा कठपुतली कला उदयपुर की प्रसिद्ध है। अब उदयपुर की प्रसिद्ध है तो ऑप्शन में उदयपुर अगर कहीं दे रखा तो देख लीजिए, इंडियन आर्ट पैलेस दिल्ली, शार्दुल राजस्थान रिसर्च सेंटर बीकानेर, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर, ये आ गया। ठीक है, और राजस्थान शोध संस्थान जयपुर। तो इसका सीधा सा आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो सही आ जाएगा, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। कठपुतली के प्रसिद्ध कलाकार कौन है, देवीलाल सामर। कौन है, देवीलाल सामर। ध्यान रखना अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध कलाकार हैं कठपुतली के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप संग्रहालय की स्थापना, ध्यान दीजिएगा ना। तो हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप संग्रहालय ये जो बनाया गया है, पेनोरमा भी कह सकते हैं। तो हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप संग्रहालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2023 में है, मोहन श्रीमाली, आरटीडीसी, मेवाड़ फाउंडेशन या टेम्पल बोर्ड। तो ध्यान रखना महाराणा प्रताप संग्रहालय की स्थापना मोहन श्रीमाली के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, मोहन श्रीमाली के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखो, मीरा पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। तो यहां से मीरा पुरस्कार पे आपको प्रश्न पूछा गया है कि मीरा पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। तो मीरा पुरस्कार राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर, राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर या राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर। फटाफट से आप कमेंट करके इसका आंसर भी बता सकते हैं कि भाई मीरा जो पुरस्कार है वो मीरा पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया जाता है। जल्दी से आपका आंसर आ जाना चाहिए कमेंट में कि भाई मीरा पुरस्कार जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है। जल्दी से आप बता दीजिए जी, बताएं जल्दी कि मीरा पुरस्कार, तो मीरा पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्थाओं के स्थापना वर्ष सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो यहां से आपको प्रश्न देखना है कि संस्थाओं के स्थापना वर्ष जो हैं वो आपको सुमेलित करवाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है, एक साइड में तो आपकी संस्थाएं दे रखी हैं, दूसरी साइड में इनके स्थापना वर्ष दे रखे हैं। तो राजस्थान साहित्य अकादमी, ठीक है, और राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी 1979, 78, 58 और 69। तो ये हुई थी 1958 में। ठीक है, इस राजस्थान उर्दू अकादमी 1979-80 में हुई थी। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बात करूं तो 1969 में हुई थी, और अरबी फारसी शोध संस्थान 1978 का है। तो आप मिला दीजिए भाई, इसमें सीधा सीधा सा है कि भाई राजस्थान साहित्य अकादमी, राजस्थान उर्दू अकादमी, राजस्थान हिंदी ग्रंथ, ये तीनों जयपुर में है, ये अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक में स्थित है। सीधा सीधा सा ध्यान रखना। तो ए में क्या है, ए में थर्ड। ठीक है, ए में 3 देख लीजिए, ए में 3 यहाँ पे दे रखा है और कहीं नहीं दे रखा ना, तो इसको ही मिला दीजिए। फिर 2 में 1 है तो ये रहा ना, आराम से राइट आंसर आपका मिल जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, फिर भी मिलान करने वाले आगे, कला संस्थान एवं स्थापना वर्ष को सुमेलित करना है। ठीक है, तो कला संस्थान एवं स्थापना वर्ष जो है वो सुमेलित करनी है। राजस्थान कला विद्यालय, राजस्थान ललित कला अकादमी, जवाहर कला केंद्र, रविंद्र मंच, ये तो सभी जयपुर में है ना। तो इनको अपन को मिलान करना है, तो इनको मिलान करना है, तो इनका राइट आंसर अपन को देखना है। तो राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना 1963, 67, 88 में हुई है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी, 88 में हुई थी। दूसरे में अगर देखें, राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना 1993 में हुई थी भाई। जवाहर कला केंद्र की स्थापना 1957 में हुई थी, और रविंद्र मंच 1963 में। तो मिला दीजिए, राजस्थान एम ए 4 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो एम ए 4 ये दे रखा है यहाँ पे, बी में 3 है, सी में 2 है, ए में 1 है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो थर्ड आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर इसको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकला कहा जाता है। तो मरु कोकला, तो मरु कोकला किसे कहा जाता है, तो अल्लाह जल्ला भाई को कहा जाता है। समझने की जरूरत ही नहीं है इसमें, तो सीधा सीधा सा प्रश्न है, कहाँ की है अल्लाह जल्ला भाई, बीकानेर। कहाँ की है, बीकानेर। तो अल्लाह जल्ला भाई बीकानेर की स्थित है, तो इसको मरु कोकला के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मोहन लाल सुखाड़िया के पिता
पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 का प्रश्न है कि भाई राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया और मोहनलाल सुखाड़िया के पिता पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया किस खेल से संबंधित थे। तो खेल से संबंधित पूछे तो फुटबॉल से, बैडमिंटन से, हॉकी से, क्रिकेट से। तो किस खेल से संबंधित थे, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि भाई पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया का संबंध क्रिकेट से था। किससे था? क्रिकेट से। तो क्रिकेट से संबंधित थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध किस वाद्य यंत्र से स्थापित किया जा सकता है। तो विश्व मोहन भट्ट का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है, तो मोहन बीड़ा से, ड्रम सेट से, सितार से, सरोद से। तो क्या पूछा यहाँ पे, पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध, तो विश्व मोहन को तो मोहन जहाँ जाए वहाँ मोहन कर दो, तो मोहन भट्ट का मोहन बीड़ा से संबंधित माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए फटाफट से देखते चलिए, जल्दी से सीरीज को खत्म करेंगे आज। बाणासुर का शहीद नाम से कौन सा प्रमुख व्यक्ति, बाणासुर, बाणासुर मतलब बयाना है ना, बयाना का प्राचीन नाम है बाणासुर। और बाणासुर का शहीद किसे कहा जाता है, केसरी सिंह बारड, मेजर शैतान सिंह, प्रताप सिंह बारड, हवलदार मेजर पीरू सिंह। ध्यान रखिएगा, मेजर शैतान सिंह, मेजर शैतान सिंह को कहा जाता है बाणासुर का शहीद। नेक्स्ट, अच्छा दोबारा दे दिया है ना, बाणासुर का शहीद। चलो, अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झालना की हवेली स्थित है। फटाफट से क्वेश्चन का आंसर आप भी दे सकते हैं भाई, कि अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झालना की हवेली कहां पर स्थित है। तो झालना की हवेली जो है वो कहां पर स्थित है, तो ऑप्शन आपके सामने है, कोटा है, झालावाड़ है, बूंदी है। ठीक है, तो झालना की जो हवेली है वो कहां पर स्थित है प्यारे साथियों, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा कि झालना की हवेली कहां है, कोटा में स्थित है। कहां पर स्थित है, कोटा। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली, कहाँ की हवेली पूछी है, सोने चांदी की। तो सोने चांदी की हवेली कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर देखना है। सोने चांदी की हवेली लक्ष्मणगढ़ सीकर में, पोखरण जैसलमेर में, बिसाऊ झुंझुनू में, महनसर झुंझुनू में। तो कहाँ पर स्थित है, तो सोने चांदी की हवेली बेटा महनसर झुंझुनू। महनसर झुंझुनू जो है इसे सोने चांदी की हवेलियों के लिए जाना जाता है। तो सोने चांदी की हवेली कहाँ पर स्थित हो गई, महनसर झुंझुनू में हो गई। अगला प्रश्न देखो, छत्री स्थल के गलत युग्म को चुनना है ना। तो जो एक साइड में छतरी, एक साइड में स्थान है, उनका जो गलत है उसको चुनना है हमें। 84 खम्भों की छतरी, कोटा, ये गलत हो गई है ना, बूंदी में है। एक तो यही गलत हो गया, पहला ही पहला। ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर में सही है। मामा भांजा की छतरी जयपुर में नहीं है, मामा भांजा की छतरी जोधपुर में है। मामा भांजा की छतरी आपकी अटरू में, मामा भांजा मंदिर है, सॉरी वहाँ पे अटरूबारा में। छतरी पूछे तो जोधपुरी करना है ना, और मंदिर पूछे तो अटरूबारा। और कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ में। तो इसमें कौन सी, ए और श, ये दो असंगत हैं। ए और श देख लीजिए, ए और बे, ए और दे, ए ऐसे, ये आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानना है, यहाँ पे जो गलत है उसको पहचानना है। सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2019 का प्रश्न है, आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। मूसी महारानी की छतरी अलवर बिल्कुल सही है। गोपाल सिंह की छतरी करौली में सही है। राम गोपाल पोद्दार की छतरी रायगढ़, ये गलत हो गया। राम गोपाल पालीवाल की छतरी बीकानेर में। तो यहाँ पर कौन सा संगत है, ऑप्शन थर्ड जो है ये असंगत है। राम गोपाल पोद्दार की छतरी देखो रायगढ़ में नहीं है बेटा, रामगढ़ में है। रामगढ़ शेखावाटी में पड़ता है, इसको ध्यान रखना, सीकर और रामगढ़ सीकर शेखावाटी क्षेत्र में है। राम गोपाल पोद्दार की छतरी स्थित है यहाँ पे। क्लियर है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। जहांगीर का महल, सीधा सा प्रश्न है, सिंपल सा है कि जहांगीर का महल कहाँ पर स्थित है। तो आरएस एग्जाम 2013 में प्रश्न सीधा सीधा सा पूछा गया है भाई कि जहांगीर का जो महल है वो जहांगीर का महल कहाँ पर स्थित है। तो राजस्थान में जहांगीर का जो महल है ये कहाँ पर स्थित आपका आ गया, तो किशनगढ़ में, डीग में, अजमेर में, पुष्कर में। तो जहांगीर का महल कहाँ पर स्थित है, पुष्कर अजमेर में जहांगीर का महल आपका मान लिया जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा सा आंसर है इसका। तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। डीग के महलों का निर्माण किस शासक ने करवाया था। ठीक है, अब भरतपुर का नहीं पूछा है, यहाँ पे डीग का पूछा है। तो डीग के महल जो है वो किसने बनवाए थे भाई, तो जवाहर सिंह ने बनवाए थे, सूरजमल ने बनवाए थे, बदन सिंह ने बनवाए थे, या मान सिंह ने बनवाए थे। डीग का किला नहीं पूछा, यहाँ पे महल पूछा गए हैं। तो याद रखिएगा भाई, तो डीग के महल किसने बनवाए, बदन सिंह ने। ठीक है, याद रखना कि बदन सिंह के द्वारा डीग के महलों का निर्माण करवाया गया था। अगला, हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है। देखो पहली मंजिल पूछी है, हवा महल कितने मंजिला है, 5 मंजिलें हैं हवा महल में भाई। ठीक है, अपनी रानियों के लिए गणगौर और तीज की सवारी देखने के लिए बनवाया गया था, सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था।
सवाई प्रताप सिंह, है ना। वास्तुकार इसके लालचंद हैं। 1799 ईस्वी में बनवाया गया था। भारी आकृति की भारी आकृति श्री कृष्ण के मुकुट के समान है, तो कृष्ण को ही समर्पित किया गया है। तो इसकी 5 मंजिला इमारत है ना, तो पांचों यहाँ पे दे रखे हैं। 5 मंजिला है। शरद, रतन, विचित्र, हवा, प्रकाश, सब में मंदिर लगा दो, 5 मंदिरों का नाम आपका हो जाएगा। ध्यान रखना, मंदिर, सब में मंदिर लगा दो, ठीक है। मंदिर याद रखिएगा, ठीक है। तो पहली मंदिर है शरद, और शरद को ही प्रताप मंदिर कहते हैं, ध्यान रखिएगा ना। तो प्रताप मंदिर भी कहा जाता है, याद रखना। तो शरद आएगी या फिर प्रताप आएगी, तो पहली मंजिल आपकी ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, हवा महल की पहले, ये 2 बार दे दिए हैं टाइपिस्ट ने, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। किस इतिहासकार ने राजस्थान के सभी राज्यों के राजप्रासादों में बूंदी के राजमहलों को सर्वश्रेष्ठ कहा है? यानी कि राजस्थान के सभी राजमहलों में बूंदी के राजमहलों को सर्वश्रेष्ठ, विसेंट स्मिथ ने, एलिफिंस्टन ने, कर्नल जेम्स टोड ने, विलियम कुक ने, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। तो किसने कहा है भाई? एलिफिंस्टन ने। कई जगह पे कर्नल टोड भी मिलता है, एलिफिंस्टन इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित नहीं है, अच्छा नहीं है पूछा है, तो जो सही नहीं है उसको हमको देखना है। तो कन्हैयालाल, बागल की हवेली, चूरू, निहाल टावर, धौलपुर, मोड़ा पहाड़, झुंझुनू, हजरत कमरुद्दीन साकी दरगाह, नागौर। तो हजरत कमरुद्दीन साकी दरगाह नागौर में नहीं है भाई, ये झुंझुनू में स्थित है, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल आपका यहाँ पे सही नहीं आएगा, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अगला, दरगाह जैसे अब्दुल्ला पीर की दरगाह के नाम से, किसकी दरगाह? अब्दुल्ला पीर। अब्दुल्ला पीर की दरगाह के नाम से जाना जाता है। बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूम का लोकप्रिय मकबरा किस शहर में स्थित है? तो अलवर में, बाड़मेर में, झालरापाटन, बांसवाड़ा। तो अब्दुल रसीम का मकबरा कह सकते हैं, अब्दुल पीर का मकबरा। तो अब्दुल पीर का मकबरा आपका कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट, चल फिर साकी दरगाह, किसकी दरगाह? चल फिर सा। तो चल फिर साकी दरगाह राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो चल फिर साकी दरगाह राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़, अजमेर, नागौर, जयपुर। तो ध्यान रखना चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित बड़ी देग का निर्माण किस मुसलमान शासक के द्वारा करवाया गया था? तो सीधा सीधा सा ध्यान रखिएगा कि ख्वाजा साहब की जो दरगाह है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। इसमें 2 बड़ी बड़ी देग रखी हुई हैं, एक छोटी देग है, एक बड़ी देग है। बड़ी देग का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। किसने करवाया था? अकबर ने। और छोटी देग का निर्माण करवाया था जहांगीर ने, ठीक है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस मंदिर में एक स्त्री का पुस्तक के साथ अंकन दिखाया गया है? कौन सा मंदिर है जिसमें स्त्री का पुस्तक के साथ अंकन दिखाया गया? किराडू मंदिर, बारडोली के शिव मंदिर, छोटी सादड़ी मंदिर, मेनाल मंदिर, किराडू मंदिर। कौन से मंदिर है बेटा? किराडू। किराडू का मंदिर है बाड़मेर में, और किराडू मंदिर में आपको ध्यान रखना है इस तरीके का एक अंकन है कि एक स्त्री का एक पुस्तक के साथ में अंकन दिखाया गया। नेक्स्ट, राजस्थान में पत्थर की चट्टान को तराश कर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यूरेटर एग्जाम 2024 में पूछा गया था कि पत्थर की चट्टान को तराश कर बनाया गया हाथी भाटा, ठीक है। हाथी भाटा कहाँ स्थित है? तो भीलवाड़ा में, दौसा में, टोंक में, सवाई माधोपुर में। तो हाथी भाटा ध्यान रखना, पत्थर की चट्टान को तराश कर बनाया गया है। कहाँ पर स्थित है? टोंक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? टोंक में स्थित है, ठीक है। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे, है ना। तो अच्छी तैयारी अगर आपकी होगी तो फटाफट से क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप दे रहे होंगे। तो राजस्थान में केशव राय पाटन स्थित प्रसिद्ध हिंदू केशव मंदिर, ध्यान रखना कि राजस्थान में केशव राय पाटन स्थित प्रसिद्ध हिंदू केशव मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो फटाफट से क्वेश्चन आप दे सकते हैं। केशव राय पाटन कहाँ है? बूंदी में स्थित है। तो इसमें जो हिंदू केशव मंदिर है वो कृष्ण को, विष्णु को, राम को, शिव को, किसको समर्पित है? तो इसका आंसर भी आप फटाफट से जवाब दे सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो ध्यान रखना कि ये जो हिंदू केशव मंदिर है ये कौन से देवता को समर्पित है? विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? विष्णु को समर्पित। ये आंसर इसका आपको राइट आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जोधपुर नरेश मानसिंह की रानी, ध्यान रखना कि जोधपुर नरेश मानसिंह राठौड़ है ना, ध्यान रखना, सन्यासी राजा।
मानसिंह की रानी भटियाणी प्रताप कुमरी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अन्यत्र बनवाया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में कराई थी। उस मंदिर का नाम क्या है? ये सीधा सीधा सा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरएएस एग्जाम 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें पूछा गया है कि भाई मानसिंह की जो भटियाणी रानी थी प्रताप कुमरी, उसने जो मंदिर बनवाया था उस मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी उसका नाम क्या है? तो ध्यान रखना, भटियाणी प्रताप कुमरी ने जो मंदिर बनवाया, कुंज बिहारी महामंदिर, घनश्याम जी का मंदिर या तीजा मांझी का मंदिर, तो ध्यान रखना बेटा तीजा मांझी का मंदिर है जिसका निर्माण मानसिंह राठौड़ की भटियाणी रानी प्रताप कुमरी के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट, परमार राजाओं द्वारा निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध अर्थन यानी अर्थपूर्णा नगर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बांसवाड़ा। अर्थपूर्णा नगर किसको कहते हैं? बांसवाड़ा को कहते हैं, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो बांसवाड़ा, अर्थूणा भी बोलते हैं, अर्थपूर्णा भी बोलते हैं, और परमार राजाओं के द्वारा यहाँ पर क्या बनवाए गए थे? मंदिर बनवाए गए थे। नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है? यहाँ पे पूछा है कि ये चित्तौड़गढ़ किले में, सभी मंदिर चित्तौड़गढ़ किले में, कुंभ श्याम जी, सतबीज देवरी, समृद्धेश्वर, तुलजा भवानी, लेकिन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक जैन मंदिर है। तो देखो इनमें से जैन मंदिर कौन सा है? कुंभ श्याम जी का जो मंदिर है बेटा, सतबीज देवरी का जो मंदिर है, ये सतबीज देवरी का मंदिर कैसा है? एक जैन मंदिर की श्रेणी में आता है। तो जैन मंदिर की श्रेणी में है सतबीज देवरी का मंदिर, जो किस किले की में स्थित है? ये चित्तौड़गढ़ किले में स्थित माना जाता है। अगला है हरणी महादेव मंदिर स्थित है। कौन सा मंदिर पूछा है? हरणी महादेव। तो हरणी महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में। तो भीलवाड़ा में, चूरू में, बांसवाड़ा में, सीकर में। हरणी महादेव मंदिर बेटा कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में। ध्यान रखना, हरणी महादेव मंदिर कहाँ पे है? भीलवाड़ा में स्थित है हरणी महादेव मंदिर। नेक्स्ट, स्वर्ण नगरी हॉल, ध्यान देना कि स्वर्ण नगरी हॉल किस जैन मंदिर का भाग है? तो स्वर्ण नगरी हॉल यानी स्वर्ण नगरी जो एक हॉल है वो कौन से मंदिर का? एक जैन मंदिर का एक पार्ट माना जाता है, जैन मंदिर का भाग है। नसिया जैन मंदिर अजमेर, रणकपुर जैन मंदिर रणकपुर, दिलवाड़ा मंदिर आबू, या नाकोड़ा मंदिर बाड़मेर। तो यहाँ पे स्वर्ण नगरी हॉल पूछा है तो ध्यान रखिएगा, स्वर्ण नगरी हॉल जो है वो कहाँ का है? नसिया जी का मंदिर है। नसिया जी जैन मंदिर है अजमेर में, और उसका भाग माना जाता है स्वर्ण नगरी हॉल। नेक्स्ट, यूनेस्को ने राजस्थान के जिन 6 पहाड़ी किलों को, ध्यान रखना 2013 में 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, वो कौन कौन से हैं? तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं, चित्तौड़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर, गागरोन। चित्तौड़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर, बीकानेर। अब बीकानेर आ गया तो इसको हटाओ, क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही आपको बता रखा है ना, आपको यही याद करना है बस, चीकू, गाजर, आम, है ना। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर, आमेर, ठीक है। तो बीकानेर हटा दो इसमें, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर, जोधपुर, इसको जैसे जोधपुर को हटा दो। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, गागरोन, जोधपुर, फिर यहाँ पे जोधपुर आ गया, इसको हटा दो। तो सीधा सीधा सा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक नाम है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड भर्ती 2022 में पूछा गया है कि भाई गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक ये किसके नाम हैं? तो मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली करों के, मेवाड़ में प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों के, जोधपुर दुर्ग की तोपों के, मारवाड़ के ठिकानों के। तो याद रखिएगा जोधपुर दुर्ग की तोप है, ठीक है। गुब्बारा है, नुसरत है, नागफणी है, गजक है, धूड़धानी है ना। ये जो तोपें हैं ये सब किसकी तोपें हैं? ये जोधपुर किले में रखी हुई तोपें हैं जिनके नाम आपके सामने यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा किला सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है? तो सुकड़ी नदी पर कौन सा किनारा? तो सिबाना का, जालौर का, जैसलमेर का, गागरोन का। तो कौन सा किला है बेटा? जालौर। तो जालौर का जो किला है वो कौन से नदी के किनारे पर बना हुआ है? सुकड़ी नदी के किनारे पे बना हुआ है। प्रत्यार शासक नागभट्ट के द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। तो ये आपके आज की सेशन के इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। पूरी कल्चर को हमने सब लगभग सारे टॉपिक जो हैं कल्चर के वो हमने इसमें समाहित किए हैं, ठीक है। एग्जाम से पहले हो सकता है एक बार और एक महामैराथन की क्लास लेके आ सकता हूँ, उस क्लास को अपन कंबाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो उसमें हिस्ट्री और कल्चर दोनों को लेके, तो कल से नेक्स्ट जो क्लासेस रखूंगा वो इतिहास विषय की रखने चल रहे हैं, ठीक है। तो आगे की जो क्लासेस रहेंगी वो आपकी हिस्ट्री विषय की रहेंगी। कल्चर को मैंने लगभग पूरा करा दिया है। जिन स्टूडेंट्स ने कल्चर के टॉपिक वाइज अगर वीडियो नहीं देखे तो वो
पीछे जाके एक एक टॉपिक लाइव वाले में चले जाइएगा। लाइव ली थी सारी क्लासेज उसकी, तो लाइव में आपको सीधे सीधे हर टॉपिक के वीडियो जो हैं वो आपको टॉपिक वाइज भी मिल जाएंगे। और यहाँ आज की जो क्लास थी वो लाइव नहीं हो पाई, उसके लिए सर्वर जो था वो सही काम नहीं कर रहा था, तो लाइव करके नहीं देके इसको रिकॉर्डेड करके दे रहा हूँ। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं फिर कल नई क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ, नई विषय के साथ मिलते हैं। तो अब तक के लिए आपको मैंने कल्चर कराई है और यहाँ से आगे अपन इतिहास विषय पे एक बेहतरीन काम करने चलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नई सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय राम जी की।